हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएस से फिफ्थ सेम के मैथ्स, ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। ग्रुप्स एंड रिंग्स का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 और इस एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस हैं उसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। इस लेक्चर में हम हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, एक्सरसाइज 9.1 में 9 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट z√-5 इज एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यानी ये इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं। देखो, ये जो सेट है z√-5, ये क्या है? इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे? a प्लस √-5 इंटू बी टाइप के, जहाँ a और b कहाँ से आते हैं? जो यहाँ पे हमने सेट लिखा हुआ है यानी z से। और -1 का रूट, उसको आप क्या लिख सकते हो? आयोटा। एंड √5 यानी इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, और इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो यानी इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। तो इजीली आप ये बता दोगे कि वो इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन देखो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा सारी। रिंग इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या क्या होता है? रिंग एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। चारों प्रॉपर्टीज आप सेटिस्फाई करा सकते हो इजीली। मेन चीज क्या है कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है, ये आपने प्रूव करना है। अब यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन में क्या कहा जाता है कि आप हर किसी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट को प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर भी रहे हो तो वो कोई ना कोई दूसरे का एसोसिएट होना चाहिए। यानी जैसे इसको आप 2 × 23 लिख रहे हो और दिस टर्म इंटू दिस टर्म लिख रहे हो, तो अगर ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा तो इसका कोई एक इसके किसी एक के एसोसिएट होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी आप दो टाइप भी लिख रहे हो और इसमें से कोई भी इसमें से किसी का भी एसोसिएट नहीं है, तो वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं होगा। तो 46 क्या है? एक नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट है z√-5 का। ऑब्वियसली 46 इसका एक एलिमेंट ही होगा। अगर आप b को 0 पुट कर दो तो और a को पुट कर दो 46, तो 46 इस सेट का एक एलिमेंट है। नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट है, जीरो तो है ही नहीं, डायरेक्टली हम देख सकते हैं। एंड नॉन यूनिट यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता इसके अंदर। एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स इन फॉलोइंग वेज। दो टाइप से आप इसको इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। फर्स्ट इज 2 × 23 एंड सेकेंड इज 1 + 3√-5 एंड 1 - 3√-5। a + b a - b, तो a² - b², इसका आंसर 46 ही आएगा। ये दो टाइप से आप इसको लिख सकते हो, लेकिन 2 जो है ना तो इसका एसोसिएट है और ना ही इसका एसोसिएट है। ठीक है, यानी वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, शो दैट इन एनी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, किसी भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के अंदर एवरी नॉन जीरो आइडियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स। यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की कोई भी नॉन जीरो आइडियल आप उठा लो, उसको आप यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स की फॉर्म में लिख सकते हो। देखो, हमने इसको नॉन जीरो एलिमेंट इसका नॉन जीरो आइडियल इसका उठा लिया और मान लेते हैं वो r के इक्वल नहीं है। r हमारा जो रिंग है ना उसकी r जो इंटीग्रल डोमेन है, जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है उसके इक्वल ही आइडियल नहीं है। अब जैसा कि r एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन मतलब उसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा, और s r का एक आइडियल है तो s भी क्या होगा? प्रिंसिपल आइडियल होगा। और प्रिंसिपल आइडियल मतलब वो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, यानी S is generated by the single element A where A belongs to the principal ideal domain R। अब जैसा कि A नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट है R का, क्योंकि A अगर जीरो हो गया यानी जीरो से जनरेट होने वाला आइडियल क्या बन गया? जीरो।
लेकिन ये ज़ीरो के इक्वल तो है नहीं, यानी ना तो ये ज़ीरो हो सकता और ये नॉन यूनिट एलिमेंट ही होगा आर का जो किसी आइडल को जनरेट करेगा। ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि उस केस में एस ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, और यूनिट नहीं हो सकता क्योंकि उस केस के अंदर एस आर के इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए ए नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट है आर का। ये आपको पता ना इसके इक्वल कैसे होगा। जो आर है कंप्लीट जो इंटीग्रल डोमेन है, सॉरी जो प्रिंसिपल आइडल डोमेन है, ये वन से ही जनरेट होता है। तो अगर ये यूनिट एलिमेंट हो गया तो ये एस आर के ही इक्वल हो जाएगा ना, यानी ये ना तो ज़ीरो हो सकता ना यूनिट हो सकता, क्योंकि उस केस के अंदर एस आर के इक्वल हो जाएगा। अब देखो आर क्या है, प्रिंसिपल आइडल डोमेन है, और हमें ये चीज़ पता है कि एवरी प्रिंसिपल आइडल डोमेन इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यानी आर भी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। और ए किसका एलिमेंट है, आर का, यानी ए को आप इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, P1, P2, P3 एंड सो ऑन अप टू Pn। अब हम क्या करते हैं, Pi से जनरेट होने वाला आइडल उठा लेते हैं Ai, यानी P1 से जनरेट होने वाला आइडल है A1 सॉरी, P2 से जनरेट होने वाला आइडल है A2, P3 से जनरेट होने वाला आइडल है P3 एंड सो ऑन Pm से जनरेट होने वाला आइडल है Am। अब हर कोई Ai क्या है, मैक्सिमल आइडल है। इस चीज़ का रीज़न क्या है, हमने पहले भी इसको किया हुआ है कि अगर कोई भी आइडल किसी इररिड्यूसिबल एलिमेंट से जनरेट होता है, क्योंकि हर कोई Pi इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, तो जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट से जनरेट होगा वो आइडल कैसा होगा, मैक्सिमल आइडल होगा, यानी ये मैक्सिमल आइडल है। मैक्सिमल आइडल है यानी वो प्राइम आइडल हो जाएगा। अब देखो जो Pi था वो किस में बिलोंग करता था, Ai के अंदर, फॉर i इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन अप टू n, क्योंकि हर Pi Ai में था ना, P1 A1 में था, P2 A2 में था एंड सो ऑन Pm Am में था। अब A इज इक्वल टू आप इसको इस टाइप से लिख रहे थे, लेकिन P1 A1 में है, P2 A2 में है एंड सो ऑन, यानी ये एलिमेंट जो इन सब की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो वो किस में बिलोंग करेगा, इन आइडल्स की प्रोडक्ट में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा एलिमेंट है ये किसका है, इसका है, और A इसके इक्वल है तो ये इसमें बिलोंग करेगा, तो A भी तो इसमें बिलोंग करेगा ना। अब A जो है वो इसमें बिलोंग करता है, यानी A से जो जनरेट होने वाला आइडल है वो इस आइडल का सबसेट होगा, क्योंकि A कहाँ था, स्टार्टिंग में हमने कहाँ लिया था, A से जनरेट होने वाले आइडल में, क्योंकि S जो है वो A से जनरेट होता है। तो जो A से जनरेट होने वाला कोई भी आइडल होगा A तो ऑब्वियसली इसमें बिलोंग करेगा ही ना। A हमने लिया था यहाँ से, और A अब बिलोंग कहाँ कर रहा है, A1 A2 एंड सो ऑन अप टू Am में, तो ये वाली चीज़ सबसेट हो गई A1 A2 एंड सो ऑन अप टू Am का, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अब देखो ये इसका सबसेट हो गया, और ये इसको नाम क्या दिया था हमने, S, यानी S इज सबसेट ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब देखो अगर हम इसका कोई बी एलिमेंट, क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल दिखाना है, एस हमने इसका कोई भी आइडल उठाया है ना, उसको हमने प्राइम आइडल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाना है। तो इसका मतलब क्या है, एस को इक्वल दिखाना है A1 A2 एंड सो ऑन अप टू Am के। इसको इसका सबसेट दिखा दिया, अब क्या बाकी है कि हम इस राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट दिखाएं। उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से एक एलिमेंट लेंगे और उसको इसमें दिखा देंगे। अब इसमें से मैंने कोई एलिमेंट अगर बी लिया तो वो किस टाइप का होगा, x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xm प्लस y1 y2 एंड सो ऑन अप टू ym एंड सो ऑन, क्योंकि b क्या है, इन सबके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो उसका एलिमेंट इस टाइप से ही होगा ना, वेयर राइट हैंड साइड इज अ फाइनाइट सम सच दैट xi ai में से है और yi भी किस में है, ai में, सारे के सारे xi भी ai में से हैं और yi भी ai में से है, मतलब x1 y1 एंड सो ऑन जितने भी आएंगे वो a1 में है, x2 y2 एंड सो ऑन जितने भी आएंगे वो a2 में है एंड सो ऑन। बी को ना हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और जैसा कि ये बी इसमें बिलोंग करता है तो वो हर पार्ट इसमें बिलोंग करेगा, यानी इसके एलिमेंट्स की फॉर्म का होगा। तो इस टाइप से हमने इसको लिखा है। आई होप आपको इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब xi ai में है यानी x1 a1 में है, लेकिन a1 किससे जनरेट हो रहा था, p1 से, सो x1 p1 से जनरेट होने वाले आइडल में है, यानी x1 को आप p1 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो।
इन द सिमिलर वे आप x2 इसमें है तो x2 को भी p2 इंटू लैम्डा 2 लिख सकते हो, एंड सो ऑन xm को भी pm इंटू लैम्डा m लिख सकते हो। अब इनकी प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाएगी, ये क्या है a है, ये एज इट इज, यानी इसको आप a के मल्टीपल की फॉर्म में लिख पा रहे हो, यानी ये कहाँ बिलोंग करेगा, a से जनरेट होने वाले आइडल में, यानी s में। सिमिलरली आपने जो x1 x2 एंड सो ऑन xm इसको s में दिखा दिया, सिमिलरली y1 y2 एंड सो ऑन ये सारे भी s में हो जाएंगे और रेस्ट टर्म्स भी s में हो जाएंगी। अब b था किसकी इक्वल, इन सब के सम के ही तो इक्वल था। जब ये सारे के सारे s में होंगे तो ऑब्वियसली इन सब का सम जो कि b है वो भी तो s में होगा ना। लिया था हमने कहाँ से, उन सब यहाँ से, और आ गया किस में, s में, तो ये इसका सबसेट हो गया। सो 1 एंड 2 से ये इसके इक्वल आ गया, यानी सिंस ईच पी आई इज यूनिकली डिटरमाइन द यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइडल्स इज ऑब्वियस। यानी आप इसको लिख तो सकते हो लेकिन सिर्फ लिख ही नहीं सकते, यूनिकली लिख सकते हो, यानी प्राइम आइडल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में आप सिर्फ इसको इसी टाइप से लिख सकते हो। यूनिक एक्सप्रेशन है ये। रीज़न क्या है, क्योंकि हर कोई एआई किसी यूनिक पीआई से जनरेट हो रहा है, तो एआई यूनिक है, A2 यूनिक है एंड सो ऑन AM यूनिक है, तो सारे के सारे यूनिक हैं। तो वही हमने प्रूव किया जो इन्होंने बोला था कि एवरी नॉन जीरो आइडल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडल्स। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ZX इज नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। पेज नंबर 9.19 पे हमने इसको किया था, एग्जाम्पल 2, यही है वो क्वेश्चन। पूरा ही देख लो ताकि आप इसको इस वीडियो में ये छोड़ के वहाँ उस वीडियो में ना भागना पड़े, यही देख लो आप इसको, इस टाइप से आपने इसको प्रूव करना है। 4th क्वेश्चन देखो, fx और gx दो पॉलिनोमियल आपको दिए ओवर z6, आपने इनको ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है और उन सबकी डिग्री निकालनी है, उसके एडिशन की भी और मल्टीप्लिकेशन की भी। देखो fx आपके पास है, gx आपके पास है, जब आप एडिशन करोगे ना, सिंपल एडिशन नहीं होगा क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन नहीं, एडिशन मॉडुलो 6 है, तो बस यही डिफरेंस है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखना, इसको सॉल्व करके 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 + 1 6 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। सिमिलरली 4 + 0 4 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 एंड सो ऑन। एडिशन ही आ जाएगा, डिग्री आ जाएगी 2। सिमिलरली आप इसको प्रोडक्ट कर सकते हो, तो ये मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया हुआ है, ये वाला पॉलिनोमियल आ जाएगा और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखो आगे जो ये सारे क्वेश्चंस है ना, ये वही है, इररिड्यूसिबल है ओवर क्यू या नहीं, तो सबको हम देखते हैं। 5th देखो, x² - 6, इसको आपने दिखाना है क्या ये इररिड्यूसिबल है या नहीं। तो आइंस्टीन्स इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया हम लगाएंगे, अगर हमें कोई प्राइम मिल जाता है तो ऑब्वियसली वो जो है इररिड्यूसिबल हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो वो रिड्यूसिबल हो जाएगा। चलिए 5th क्वेश्चन देखो, fx आपको यही दिया है, x² - 6 यानी -6 + 0x + 1 × x²। अब प्राइम नंबर 3 आपको ऐसा मिल रहा है जो x² के कोफिशिएंट को छोड़ के उसके हर कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहा है, और वो x² के कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं कर रहा और उसका स्क्वायर -6 को यानी कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं कर रहा। तो यही तो हमारा आइंस्टीन्स इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि अगर आपको ऐसा कोई प्राइम मिल जाए जो उसकी हाईएस्ट कोफिशिएंट को छोड़ के सबको डिवाइड करे और उसका जो स्क्वायर है वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड ना करे, तो आइंस्टीन्स इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया से वो जो पॉलिनोमियल है वो इररिड्यूसिबल हो जाता है ओवर क्यू, यानी द फील्ड ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, तो इस टाइप से आपने इसको करना है। 6 में आपको ये वाला पॉलिनोमियल दिया है, इसके लिए आपको 3 प्राइम नंबर मिल जाएगा और इसी टाइप से आपने लिखना है जैसे हम एग्जाम्पल्स में लिखते आए। उसके बाद देखो 8th क्वेश्चन देखो, क्योंकि 7th और 9th हमारे एक एग्जाम्पल की तरह हैं, तो पहले आप 8 देखो। 8th में क्या मिलेगा, हमें 7 मिल जाएगा एज अ प्राइम नंबर और आइंस्टीन्स इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया से वो इररिड्यूसिबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 7th एंड 9th क्वेश्चन की। 7th और 9th क्वेश्चन देखो, x⁻6 5 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0, यानी डिक्रीज हो रही हैं पावर्स। 9th एग्जाम्पल हमने किया था जहां पावर्स रिड्यूस हो रही थी,
यानी एक्स की पावर p माइनस वन, एक्स की पावर p माइनस टू एंड सो ऑन, और p वो प्राइम था, तो आपने ये शो किया था वो जो एफ एक्स है ना वो इररेड्यूसिबल हो जाएगा ओवर क्यू। तो एग्जाम्पल 9 की तरह ही आपको दोनों करने हैं, उनमें से एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ 7th, और फिर 9th आप अपने आप कर लोगे। जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था ना वैसा ही कुछ करेंगे। एफ एक्स ये है तो इसको आप एक्स की पावर 7 माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन ऐसा लिख सकते हो। फिर देखो एफ एक्स को निकाल के फिर हमने एक्स प्लस वन के लिए एफ की वैल्यू निकाली थी, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस वन हमने निकालना था, वो ये चीज़ आ गई थी। लास्ट में सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसको आपने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है और आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। तो देखो ये आपके पास एट लास्ट पॉलिनोमियल आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वन। फिर हमें पता है जो इसकी डिग्री है उससे एक ज़्यादा वाला हमें प्राइम नंबर लेना है। 6 डिग्री है तो 7 हमें प्राइम नंबर मिल जाएगा सच दैट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन इररिड्यूसिबल हो जाएगा ओवर क्यू। यही हमने किया था। फिर हम एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं, क्योंकि हमें बताना एफ ऑफ एक्स प्लस वन के लिए नहीं एफ ऑफ एक्स के लिए है। तो इफ पॉसिबल मान लेते हैं वो रिड्यूसिबल है। रिड्यूसिबल है यानी आप इनको दो की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों की जो डिग्री है वो वन से बड़ी। अब एफ ऑफ एक्स ये है तो यहाँ पे एक्स प्लस वन रख दो, एक्स प्लस वन रख दो, एक्स प्लस वन रख दो। ये चीज़ होल्ड हो रही है तो ये भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि वेरिएबल में चेंज से कोई डिफरेंस नहीं आता किसी भी इक्वेशन के अंदर, फंक्शंस के अंदर। जैसे x रख सकते हो, y रख सकते हो, z रख सकते हो, x रख सकते हो। x अगर x के लिए ट्रू है तो x प्लस वन के लिए भी तो ट्रू होनी चाहिए ना। अब ये क्या कहता है कि आप इसको इनकी दो की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हो जिनकी डिग्री वन से बड़ी है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या कह रहे हो आप, रिड्यूसिबल है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, हमने ऊपर ही कहा वो इररिड्यूसिबल है। इसका मतलब हमारी सपोजिशन ही रॉन्ग है, हमने सोचा ही गलत है, एफ एक्स इररिड्यूसिबल है ना कि रिड्यूसिबल। इस टाइप से आपने करना है। इसी टाइप से अपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कि हमारी जो डिग्री थी, जो पॉलिनोमियल था उसकी जो डिग्री थी वो कितनी थी, 4 थी। जो डिग्री जो है वो उसकी 4 है। देखो तो इसको आप इस टाइप से लिखोगे, और मैंने कहा था जो डिग्री है उससे एक बड़ा पॉलिनोमियल आपने लेना होता है, सॉरी बड़ा नंबर लेना होता है एज प्राइम, यानी 5। तो 5 प्राइम नंबर आपको मिल जाएगा सच दैट वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आपने इसको करना है। तो लास्ट में एफ एक्स क्या आ जाएगा, इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। तो इसके साथ ही आप हमारा जो ग्रुप्स एंड मिक्स मैथ है वो कंप्लीट होता है। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।